चलें चलें, थैंक यू थैंक यू। ले बेटा, अगर आपको याद हो कि लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो था डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर, और इंतहाई इंपॉर्टेंट भी था। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर इंतहाई इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा। अब इसमें था क्या, कहानी किस तरह बनी थी कि भाई ये जो कंपनी के मेंबर्स हैं जिन्होंने मिलकर कंपनी बनाई होती है, जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, ये तो हमें पता है कि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई और ये मेंबर सेपरेट हो गए। और जो कंपनी की मैनेजमेंट थी वो, अगर आपको याद हो, हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सपुर्द की थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कुछ लोगों को हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया था उस कंपनी का, या इलेक्ट कर लिया था। अब ये जो डायरेक्टर हैं ये कंपनी को मैनेज करेंगे, लेकिन ये पैसा किसका लगा हुआ कंपनी के अंदर? इन शेयर होल्डर्स का। और जब ये डायरेक्टर इसको मैनेज कर रहे होंगे, ये डायरेक्टर इन मेंबर्स के एजेंट कंसीडर होंगे। एजेंट मतलब ये डायरेक्टर्स ने, इन लोगों ने, मेंबर्स ने इन डायरेक्टर्स के ऊपर ट्रस्ट किया है, भरोसा किया है कि आप लोग कंपनी को मैनेज करो, और उसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ पे कर रहे हैं इन डायरेक्टर्स को। और अब इन डायरेक्टर्स की ये जिम्मेदारी है कि भाई जब ये कंपनी को मैनेज कर रहे हो, कंपनी को ऐसे मैनेज करना है जैसे कि मान लो कि इनके खुद का कारोबार हो और एज एन एजेंट मैनेज कर रहे होंगे। एजेंट का मतलब क्या होता है कि भाई देखो, इनको इन्होंने अपॉइंट किया है, ये इनके एजेंट हैं, और जब कोई एजेंट काम कर रहा होता है तो हमेशा वो प्रिंसिपल के इंटरेस्ट को दिमाग में रख रहा होता है, ना कि खुद के इंटरेस्ट को। तो यहाँ पे एक मेंबर्स और डायरेक्टर्स के दरमियान में एजेंसी वाला रिलेशनशिप है कि ये एजेंट है डायरेक्टर मेंबर्स के। तो इन्होंने जो भी काम करना है वो कंपनी की बेस्ट इंटरेस्ट में, और जो मेंबर्स हैं उनकी बेस्ट इंटरेस्ट में काम कर रहे होंगे। कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे इनको खुद को बेनिफिट हो और कंपनी को नुकसान हो। तो सर क्या कहीं पे इनको खुद को बेनिफिट हो सकता है? जी मेरे बच्चे, बिल्कुल हो सकता है। जिस तरह हमने कल डिस्कस किया कि मान लो अगर ये कंपनी अपनी बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती हो और उसके लिए मजीद इसको कोई लैंड चाहिए हो, फैक्ट्री लगाना चाहती हो, इसको लैंड चाहिए हो। अब इसके लिए इसने क्या किया, जब किसी जमीन का टुकड़ा देखा तो हमने कल डिस्कस किया था कि उस जमीन के अंदर हो सकता है यहां का कोई डायरेक्टर उस जमीन में इंटरेस्टेड हो। मतलब क्या है, वो जमीन उसकी हो, उसके बच्चों की हो, उसके वालिदैन की हो। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे इसका मतलब क्या हुआ, अब जब एज ए डायरेक्टर वो जब इस जमीन को खरीदने की बात कर रहे होंगे, शायद ये डायरेक्टर उस वक्त जो जिसकी ये जमीन है या जिसके किसी लगते लगाते की ये जमीन है, यहां पे कंपनी का नहीं सोचेगा बल्कि अपने किसी बंदे का, अपने अपने आप का सोच रहा होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। जब इस तरह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए तो फिर हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे डायरेक्टर ने कंपनी का सोचना है, ना कि खुद का सोचना है। जब भी इसका अपना मुफाद कंपनी के मुफाद से टकराएगा तो याद रखो तरजीह किसको देनी है, कंपनी के मुफाद को। तो यहाँ पे इस बंदे को, अब बाकी डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करना होगा कि देखें सर, इस कॉन्ट्रैक्ट में मैं इंटरेस्टेड हूं, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में इस बेस पे इंटरेस्टेड हूं कि मेरा फलाने की ये जमीन है या मेरी जमीन है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। तो इस तरह ये बता देगा तो इसकी जान छूट जाएगी। लेकिन अगर इसने गलत फायदा उठाने की कोशिश की, इस जमीन के टुकड़े को महंगे दामों कंपनी को बकवा दिया, तो याद रखो जो बेनिफिट इसने लिया होगा, एक तो वो कंपनी को $1 वापस करना ही पड़ेगा, दूसरे नंबर पे ये डायरेक्टरशिप से भी जाएगा, क्योंकि डायरेक्टर्स और मेंबर्स के दरमियान वो जो एजेंट और प्रिंसिपल वाला एक रिलेशनशिप था, एक भरोसे का ताल्लुक था, उसको हम कहते हैं फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। इसने उस फिड्यूशियरी रिलेशनशिप की वायलेशन कर दी। और अब हम जरा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये जो डिस्क्लोजर है, अगर कोई बंदा, कोई डायरेक्टर किसी ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड हो तो कब कब उसको डिस्क्लोज करना होता है। मेरे बच्चे, हमने ये डिस्कस किया था कि अगर एक कंपनी का डायरेक्टर है, ये मिस्टर ए इस कंपनी का डायरेक्टर है, और ये कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है, या कोई ट्रांजैक्शन करने जा रही है, या कोई जमीन ही खरीदने जा रही थी, या कुछ भी मान लो कि हो सकता है कंपनी के लिए कोई मटेरियल खरीदना हो, किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही हो, किसी बिजनेस से कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही हो, और ये बंदा उस कंपनी का डायरेक्टर हो जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है हमारी ये वाली कंपनी, या उस पार्टनरशिप में पार्टनर हो जिससे हमारी ये कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है, तो ये भी तो इंटरेस्टेड हुआ ना उसमें। अब कहता है कि जब भी ये कंपनी किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही होगी या कोई एग्रीमेंट करने जा रही होगी ट्रांजैक्शन के लिए, तो अगर ये भी बीच में इंटरेस्टेड होगा, तो जैसे ही इस कॉन्ट्रैक्ट को या ट्रांजैक्शन को डायरेक्टर्स की मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में इसका एजेंडा डिस्कस हो रहा होगा, ये डायरेक्टर वहां पे डिस्क्लोज कर देगा कि सर देखें, ये जो कंपनी हमारी ये फलाने के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है, जो ट्रांजैक्शन करने जा रही है, जो हम फलाने से को मटेरियल परचेज करने जा रहे हैं, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूं। तो जब ये डिस्क्लोज कर देगा, हमने डिस्कस किया था, अगर तो ये प्राइवेट कंपनी है या अदर देन लिस्टेड कंपनी कोई भी हो, ये उस कंपनी डायरेक्टर्स की मीटिंग में बैठा रह सकता है, लेकिन अपना मुंह बंद रखेगा, वहां पे अपना मुंह बंद रखेगा, बोलेगा नहीं। बैठ सकता है वहां पे,
लेकिन मुंह बंद रखेगा। लेकिन मेरे बच्चे अगर ये कंपनी हो, अगर ये कंपनी लिस्टेड हो, तो फिर हमने ये डिस्कस किया था कि इसको हरगज भी उस मीटिंग में, उस एजेंडे को, जब वो वाला पॉइंट डिस्कस होगा, जिस कॉन्ट्रैक्ट या ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड है, इसको हरगज भी वहां पे बैठने की इजाजत नहीं होगी, ये उठ के चला जाएगा। तो मेरे बच्चे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं मुनासिब समझूंगा कि ये बातें हमें पता तो हैं कि इस तरह वो डिस्क्लोज कर रहा होगा। और डिस्क्लोजर कब हो रहा होगा? ये बिफोर कॉन्ट्रैक्ट, जब वो कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट होने जा रहा है, उससे पहले जब डायरेक्टर की मीटिंग में ये डिस्कस होगा, उस वक्त डिस्क्लोज कर देगा। या उस वक्त इसको नहीं पता था या ये इंटरेस्टेड नहीं था, मान लो उसके बाद जैसे ही इसकी इंटरेस्ट डेवलप हुई, उसके बाद जब भी डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, उस पर डिस्क्लोज कर देगा। लेकिन हमने ये भी तो डिस्कस किया था, हो सकता है ये कंपनी किसी और कंपनी के साथ, ये जो हमारी कंपनी है, ये कंपनी किसी और कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करने जा रही हो। ये जो डायरेक्टर है, इस कंपनी में भी डायरेक्टर है, इसमें भी डायरेक्टर है, तो ये तो लगातार इसमें इंटरेस्टेड पाया जाएगा। तो ऐसे में क्या हो सकता है? ऐसे में ये हो सकता है कि ये एक जनरल नोटिस अपनी इस कंपनी को दे दे कि भाई देखो, मैं इस ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड हूँ। ये इसको भी देगा, नो डाउट। लेकिन हम अभी एक कंपनी के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, नो डाउट ये दोनों जगहों पे दे रहा होगा। अगर दोनों जगहों पे डायरेक्टर है, एक जनरल नोटिस देगा अपनी कंपनी की मैनेजमेंट को, डायरेक्टर्स को। और जब वो नोटिस दे रहा होगा, ये नोटिस कितने अरसे तक के लिए वैलिड होगा? एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, हर फाइनेंशियल ईयर के एंड पे जो लास्ट मंथ हुआ करेगा, उस लास्ट मंथ में ये एंड हो जाया करेगा, एक्सपायर हो जाएगा, और इसी मंथ में ये फ्रेश नोटिस देके दोबारा से उसको रिन्यू कर सकता है। यानी कि हर फाइनेंशियल ईयर जब भी, मान लो 30 जून को एंड होता है, 30 जून को एंड होता है फाइनेंशियल ईयर, तो ये कंपनी का जब ये जून का महीना शुरू होगा, इस महीने में इसका जो भी, जब भी इसने नोटिस दिया होगा, हमें इससे कोई नहीं हो सकता है 4 महीने पहले ही दिया हो, पहला नोटिस इसने 4 महीने पहले दिया है और 30 जून को ईयर एंड आ गया है, तो ये मेरे बच्चे यहाँ पे एक्सपायर हो जाएगा। और यहाँ पे ये दोबारा फ्रेश नोटिस दे देगा, जनरल नोटिस। और ये जो फ्रेश नोटिस होगा, ये अगले 30 जून तक वैलिड होगा। इसके दरमियान एक्सपायर हो जाएगा लास्ट मंथ में, ये यहाँ पे दोबारा से उसको रिन्यू कर सकते हैं। इस तरह चलेगा। अब मेरे बच्चे, जिस तरह मैं कह रहा हूं कि हम किताब से इसको पढ़ लें ताकि कोई चीज रह ना जाए। ले बेटा, तो डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर, व्हाई टू डिस्क्लोज? ये डिस्क्लोज क्यों करना है? अगर ये बात हो रही हो कि डायरेक्टर ने इसको डिस्क्लोज क्यों करना है, मेरे बच्चे इसलिए डिस्क्लोज करना है क्योंकि इन डायरेक्टर्स के और इस कंपनी के दरमियान में कौन सा ताल्लुक था? फिड्यूशियरी रिलेशनशिप था। अगर आपको याद हो, ये कंपनी और उसके जो डायरेक्टर्स के दरमियान कौन सा ताल्लुक बनता है? एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बनता है ना, यही हमने डिस्कस कर रखा है। तो मेरे बच्चे इसलिए डिस्क्लोज करना है क्योंकि डायरेक्टर्स के दरमियान और ये जो कंपनी के मेंबर्स हैं, इनके दरमियान ताल्लुक इस तरह का है, एजेंसी वाला, जो कि फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है। Why to disclose interest? The directors are agent of the member of the company and they are in fiduciary relationship with all the members of the company, so they are required to make all contracts and all transactions in good faith, ईमानदारी के साथ, in best interest of the company, जहां पे कंपनी का फायदा हो, इस तरह उन्होंने ट्रांजैक्शन करनी है। Hence, if they make any transaction or enter into any contract or on behalf of the company in which they are themselves interested, अगर वो के ऊपर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो रही हो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जिसमें ये भी इंटरेस्टेड हो, दे शुड गिव ए कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ द फैक्ट सो दैट देयर इंटेग्रिटी इज नॉट, ईमानदारी के ऊपर कोई क्वेश्चन आउट है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द कंपनी एंड द डायरेक्टर, डायरेक्टर्स और कंपनी के दरमियान में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, कभी भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ये एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको लाजमी करते जाइएगा। प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस आर नॉट वैलिडेटेड बाय डिस्क्लोजर। अब ये कौन सी हैं? देखो मेरे बच्चे, कुछ जगहों के ऊपर लॉ ने वैसे ही किसी, ये कंपनी के डायरेक्टर हैं, इस कंपनी के ये लोग डायरेक्टर हैं, लॉ ने वैसे ही कुछ ट्रांजैक्शंस इन डायरेक्टर्स को मना कर दी कि इन ट्रांजैक्शंस के अंदर डायरेक्टर इन्वॉल्व ही नहीं होंगे, चाहे जो मर्जी हो। तो जहां पे एक लॉ ने वैसे ही एक ट्रांजैक्शन के ऊपर पाबंदी लगा दी है, तो वो डिस्क्लोजर देने से पाक नहीं हो जाती। ये ऐसे ही है जैसे मान लो कि लॉ ने ये क्या रखा ना कि किसी ने फ्रॉड नहीं करना, किसी के साथ धोखा नहीं करना, किसी को कत्ल नहीं करना। अगर एक बंदा ये गुनाह कर आता है और जाके कानून को बता रहा हो कि मैंने ये कर लिया है, डिस्क्लोज कर दे, क्या वो पाक साफ हो जाएगा?
क्या उसका गुनाह धुल जाएगा? तो ये भी, यहां पर भी यही मामला है। कुछ जगहों पे लॉ पाबंदी लगाता है कि भाई तूने ये हरकत नहीं करनी है। तो मेरे बच्चे, अगर लॉ ने किसी ट्रांजैक्शन को प्रोहिबिट किया है, जिसमें हो सकता है कोई फ्रॉड वाला मामला हो, कोई 2 नंबरी लगाई हो, इसने 420 नहीं लगाई हो, तो ऐसी ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज करने से पाक हो जाएंगी? नहीं मेरे बच्चे, जिस ट्रांजैक्शन को लॉ ने मना कर दिया है, कहता है कि ये कभी भी वैलिडेटेड नहीं हो सकती बाय डिस्क्लोजर। कहता है कि इफ डायरेक्टर्स आर फॉरबिडन टू मेक सर्टेन ट्रांजैक्शन विद द कंपनी बाय प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, किसी भी कानून के तहत अगर डायरेक्टर्स के ऊपर पाबंदी है कि वो इस तरह की ट्रांजैक्शन कंपनी के साथ नहीं करेंगी, दीज प्रोविजन, दो प्रोविजन शैल प्रिवेल, फिर वो कानून की वो प्रोविजन प्रिवेल करेंगे जिसमें पाबंदी लगाई गई है, ना कि ये हमारा डिस्क्लोजर। एंड डिस्क्लोजर ऑफ दो ट्रांजैक्शन कैन नॉट जस्टिफाई द कंट्रावेंशन ऑफ लॉ। और जो आपने अगर ट्रांजैक्शन कर ली जिसको लॉ ने मना किया है, और आप डिस्क्लोज करके उससे जान नहीं छुड़वा सकते, क्योंकि डिस्क्लोजर कहता है उस कॉन्ट्रावेंशन को, जो लॉ को तोड़ा है, उसको क्या कर सकता है, उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। इवन फॉर ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नॉट प्रोहिबिटेड, और वो ट्रांजैक्शन जो प्रोहिबिटेड नहीं है, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट मेड मस्ट बी मेड एंड सर्टेन ट्रांजैक्शन में कैरी एडिशनल अप्रूवल रिक्वायरमेंट। इवन फॉर ट्रांजैक्शन व्हिच आर नॉट प्रोहिबिटेड, जो ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड नहीं है, उनके लिए डेफिनेटली उसको लाजमी तौर पे डिस्क्लोजर देना पड़ेगा है? और हो सकता है कुछ और भी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़े, जैसे कोई लिस्टेड कंपनी के लिए हो सकता है एसएससीपी कह के मुझसे भी पूछो, कोई और भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। अब रिक्वायरमेंट क्या है डिस्क्लोजर की? Every director of a company who is concerned or interested in any contract or arrangement entered into or to be entered into, जो हो रहा है या फ्यूचर में होने जा रहा है, entered into या जो पास्ट में हो गया है, या to be entered into जो होने जा रहा है, by the company shall disclose the nature of his concern or interest at the meeting of the board। वही बात कि अगर कोई डायरेक्टर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड है, ये कॉन्ट्रैक्ट जब डिस्कस होने जा रहा होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में, तो मेरे बच्चे ये उसी टाइम के ऊपर उसको डिस्क्लोज कर देगा कि सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट आप करने जा रहे हो, इसमें मैं इंटरेस्टेड हूं। ए डायरेक्टर शैल बी डीम्ड आल्सो टू बी इंटरेस्टेड और कंसर्न्ड इफ एनी ऑफ हिज रिलेटिव, खाली ये नहीं कि इसकी अपनी इंटरेस्ट हो उस कॉन्ट्रैक्ट में, अगर इसका कोई रिश्तेदार, और रिश्तेदार भी बता दिए कौन कौन से, सपाउस यानी कि अगर मेल है तो इसकी वाइफ, अगर फीमेल है तो इसका हस्बैंड, सपाउस, चिल्ड्रन इंक्लूडिंग स्टेप चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन यहाँ पे लिखे हुए ना, माइनर चिल्ड्रन तो नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये बड़ा बच्चा भी हो सकता है जिसकी एज मोर देन 18 ईयर्स हो, और छोटा बच्चा भी हो सकता है, इंक्लूडिंग स्टेप चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स इज सो इंटरेस्टेड, अगर उनकी भी, आई होप कि मेरे बच्चे ये थोड़ी सी बातें आपको समझ आ रही होंगी। अब जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो आता है कि सर टाइमिंग ऑफ डिस्क्लोजर क्या होगा? सर टाइमिंग ऑफ डिस्क्लोजर क्या होगा? अगर हम टाइमिंग ऑफ डिस्क्लोजर की बात करें तो उसके लिए मेरे बच्चे ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है, ये वैसे भी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइमिंग ऑफ डिस्क्लोजर। कि सर ये तो आपने बता दिया कि इसको डिस्क्लोज करना है, लेकिन ये डिस्क्लोज कब किया जा रहा होगा, ये मेरे बच्चे बात हो रही होगी टाइमिंग ऑफ डिस्क्लोजर में। अब ये कब डिस्क्लोज करना है? लिमिटर कहता है कि टाइमिंग ऑफ डिस्क्लोजर, द डायरेक्टर शुड गिव द नोटिस ऑफ हिज इंटरेस्ट इन ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट। अगर वो किसी ट्रांजैक्शन या अरेंजमेंट में इंटरेस्टेड है तो कब उसको नोटिस देना है? इन द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग इन विच सच ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट इज डिस्कस्ड इफ सच ट्रांजैक्शन रिक्वायर डायरेक्टर अप्रूवल। एक ट्रांजैक्शन, कंपनी एक ट्रांजैक्शन करने जा रही है, ये कंपनी एक ट्रांजैक्शन करने जा रही है, और इस ट्रांजैक्शन के लिए डायरेक्टर्स की अप्रूवल चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इस ट्रांजैक्शन के लिए अप्रूवल चाहिए। तो जिसमें बैठ के, और इस ट्रांजैक्शन में हमारे कंपनी का कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड भी था, तो जिस मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में इस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करने जा रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसी ट्रांजैक्शन, उसी मीटिंग के अंदर ये बंदा डिस्क्लोज करेगा। इफ ही वाज नॉट इंटरेस्टेड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट डिस्कशन, हो सकता है फर्स्ट डिस्कशन में जब ये ट्रांजैक्शन डिस्कस हुई थी पहली मीटिंग के अंदर, उस वक्त ये इंटरेस्टेड नहीं था। जिस तरह वो हमने जिक्र किया था ना, एक जमीन को खरीदने की बात हो रही है, कंपनी एक जमीन खरीदना चाह रही है, और उस वक्त ये इंटरेस्टेड नहीं, हो सकता है बाद में इसकी रिश्तेदारी होगी हो और वो जमीन इसकी वाइफ की हो। तो अगर पहले ही इंटरेस्टेड नहीं था पहली मीटिंग में, अगर बाद में इसकी कोई ट्रांजैक्शन, किसी ट्रांजैक्शन में मान लो इसकी इंटरेस्ट डेवलप हो गई है, if he was not interested at the time of first discussion in first board meeting held after he becomes so interested if such transaction required director's approval। पहले जस्ट डिस्कशन हुई थी, पहली दफा जब डिस्कशन हुई थी कि भाई वो जमीन हमारे लिए सूटेबल है कि नहीं,
डायरेक्टर्स ने बैठक बुलाई अपनी और उसमें डिस्कस किया, नो डाउट अभी फैसला नहीं हुआ, तो उसके बाद मान लो कि अगर इसकी इंटरेस्ट बन गई है उस ट्रांजैक्शन के अंदर, तो फिर जब डायरेक्टर अप्रूवल दोबारा अप्रूवल देने के लिए बैठेंगे उस ट्रांजैक्शन के लिए, उसमें डिस्क्लोज कर देगा। In first meeting held after the transaction or arrangement is entered into, if such transaction does not require director's approval. कंपनी कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस भी कर रही होती है, ऐसी ट्रांजैक्शंस भी कर रही होती है जिसमें हो सकता है डायरेक्टर्स की अप्रूवल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल ना चाहिए हो, यानी कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव साहब खुद कोई फैसला कर रहे हो या ऑफिसर कोई फैसला कर रहा हो, उसके लिए डायरेक्टर की अप्रूवल नहीं चाहिए। लेकिन इस ट्रांजैक्शन में हमारी कंपनी का एक डायरेक्टर इंटरेस्टेड था, लेकिन अगर क्योंकि डायरेक्टर्स की अप्रूवल नहीं चाहिए थी, इसलिए डायरेक्टर्स की मीटिंग उसमें मान लो कि ये मामला आया नहीं, जब वो मामला आया नहीं, इस डायरेक्टर को डिस्क्लोज करने का मौका नहीं मिला, तो फिर कब करेगा? कहते जैसे इसको पता चला कि कंपनी ने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन कर रही है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूं, उसके बाद चाहे वो ट्रांजैक्शन हो गई हो चाहे जो भी हो, उसके बाद जब भी डायरेक्टर्स इकट्ठे होंगे, डायरेक्टर्स को ये बता रहा होगा कि कंपनी फलानी जो ट्रांजैक्शंस कर रही है, फलाने से जो मटेरियल परचेज कर रही है, फलाने को जो माल सप्लाई कर रही है, उस ट्रांजैक्शन में मैं भी इंटरेस्टेड हूं, उस कॉन्ट्रैक्ट में मैं भी इंटरेस्टेड हूं, तो तब भी इसकी जान छूट जाएगी। फिर दूसरी बात आई थी कि मेरे बच्चे जहां पे एक बंदा लगातार किसी ट्रांजैक्शन या कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड हो, तो फिर वहां पे वो क्या करे? तो हमने डिस्कस किया था ये एक जनरल नोटिस देके अपनी जान बचा सकता है, जनरल नोटिस दे दे डायरेक्टर्स को। कहता है इंस्टेड ऑफ मेकिंग ए डिस्क्लोजर एट सेपरेट इंटरवल्स ऑन ईच ट्रांजैक्शन, द डायरेक्टरशिप ऑफ कंपनी किसी और कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करने जा रही है, इस कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करने जा रही है, या किसी पार्टनरशिप बिजनेस के साथ, या किसी पार्टनरशिप के बिजनेस के साथ, और हो सकता है हमारी कंपनी का जो डायरेक्टर है वो इस कंपनी में भी डायरेक्टर हो, या इस पार्टनरशिप में पार्टनर हो सकता है ना, या किसी बिजनेस का ऑनर हो अलग से, हो सकता है। तो यहाँ पे अगर इस तरह का मामला हो, तो फिर तो ये हमेशा हर ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड होगा। तो तरीकाकार क्या था? तो यहाँ पे लॉ इसको इजाजत देता है कि भैया आप एक जनरल नोटिस दे दो, सेपरेट इंटरवल के ऊपर हर दफा नोटिस देने की बजाय क्या कर दो, डिस्क्लोज करने की बजाय एक जनरल नोटिस दे दो। अब ये जो जनरल नोटिस है, सच नोटिस शुड बी गिवन एट द डायरेक्टर्स मीटिंग, or the concerned director may take reasonable steps to ensure that it is brought up to and read at the first meeting of the board after it is given. कहता है कि ये डायरेक्टर्स की मीटिंग में दिया जाए, और डायरेक्टर्स की मीटिंग में या इस तरह डायरेक्टर्स तक ये कंसर्न डायरेक्टर है मे टेक रीजनेबल स्टेप, और डायरेक्टर ने रीजनेबल स्टेप लेने हैं कि अगर जब ये डायरेक्टर्स की मीटिंग हो, उस मीटिंग में ये सबके सामने भी आए, सबके सामने आए और पढ़ के भी इसको सुनाया जाए। ये ना हो कि वहां पे जहां पे डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है चुपके से वहां पे किसी दराज के अंदर रख दे, इसको किसी कॉपी में किताब में बंद करके इसको रख दे वहां पे, और बाकी डायरेक्टर्स को पता ही नहीं चले। कहता है कि एक तो ये डायरेक्टर्स की मीटिंग में देना है, और फिर वो इस तरह के इकदाम करने हैं कि ये डायरेक्टर्स की मीटिंग में पढ़ के भी सुनाया जाए उनको। दिस जनरल नोटिस शैल एक्सपायर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये जिस साल में आपने दिया है, जिस फाइनेंशियल ईयर में दिया है, उस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट मंथ के अंदर एक्सपायर हो जाया करेगा। This general notice shall expire at the end of the financial year in which it is given and may be replaced by fresh notice to be given in last month of the financial year. अब कई बच्चे अब यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि सर एक बंदे को पता चला है कि इस बंदे को पता चला है कि हमारी कंपनी किसी दूसरी कंपनी से ट्रांजैक्शन करने जा रही है कॉन्ट्रैक्ट, और ये बंदा उस कंपनी में भी डायरेक्टर है, और ये अब सोच रहा है कि मैं एक जनरल नोटिस दूं, और ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी करने जा रही है 1 जनवरी 2021 को। तो सर जो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर एंड होता है वो 30 जून 2021 को होगा, हर 30 जून को खत्म होता है, एंड होता है फाइनेंशियल ईयर। तो इसने क्या किया, इसने मान लो 1 जनवरी 2021 को ये जनरल मीटिंग बोर्ड की मीटिंग में अंदर नोटिस दिया, जनरल नोटिस दिया, और ये नोटिस पढ़ के सुनाया गया वहां पे मीटिंग में। ये कब तक वैलिड होगा? यहां से अगले 12 महीने नहीं, आपने देखना है जिस साल में भी जिस फाइनेंशियल ईयर में दिया गया है, उस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट मंथ में, ये जो जून का महीना है, इसमें ये एक्सपायर हो जाएगा, और इसी मंथ के अंदर ये अगले पूरे 12 महीने के लिए फ्रेश नोटिस दे सकता है अगर देना चाहे, और वो भी नेक्स्ट ईयर के जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 30 जून दोबारा आएगा 2022 का, उसके मंथ में एंड हो रहा होगा। आई होप कि मेरे बच्चे यहां तक ये बातें आपको समझ आ रही होंगी। उसके बाद इंटरेस्टेड डायरेक्टर नॉट टू पार्टिसिपेट।
बच्चा पूछ रहा है सर मतलब सर ये नोटिस 1 जून को एक्सपायर हो जाएगा। 1 जून को नहीं, 1 जून वो महीने में मेरे बच्चे, उस लास्ट मंथ में। लास्ट मंथ मतलब 30 जून से 20 जून तक इसकी वैलिडेशन है, 30 जून तक ये वैलिड है, उस मंथ में एक्सपायर हो जाएगा, लास्ट मंथ के अंदर। उसी मंथ में अब आपने लाजमी आखिरी डेट का वेट करना है, कोई 15-16 जून को आप नया नोटिस दे दो, क्योंकि ये नहीं कह रहा कि 15 जून को खत्म हो जाएगा या लास्ट डेट को खत्म होगा, कहता है लास्ट मंथ में एक्सपायर हो जाएगा और लास्ट मंथ के अंदर इसको नया नोटिस देना पड़ेगा। यहाँ पे डेट नहीं बताई, यहाँ पे ये नहीं सोचना कि सर 1 जून को खत्म हो जाएगा, नहीं, लास्ट मंथ में वो चाहे जो भी हो। जब लॉ खामोश है तो हमें भी इसके ऊपर खामोशी इख्तियार करनी होगी। और कल जब मसला कोई आएगा तो फिर वही बात कि वकील हमेशा अवेलेबल होते हैं, तो मैं अवेलेबल हूंगा मेरे बच्चे, जहां पे कोई मसला हुआ अगर किसी बंदे को। ले बेटा, उसके बाद मजीद डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। दूसरा हमने डिस्कस करना कि सर वो जो हमने आपने मीटिंग का जिक्र किया था कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर मीटिंग में बैठेगा कि नहीं है, अब हम उसकी जरा डिस्कशन कर लें। याद रखिएगा, जब एक डायरेक्टर किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट में, सॉरी ये जरा मैं स्क्रीन ले आऊं यहां पे, ले बेटा, जब एक डायरेक्टर किसी ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड होगा तो क्या डायरेक्टर उस मीटिंग में बैठ सकता है जिसमें ये एजेंडा डिस्कस हो रहा होगा? बिल्कुल बैठ सकता है। देखो मेरे बच्चे, हमने कल डिस्कस किया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जब डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, बोर्ड की मीटिंग होगी, तो मीटिंग एक पॉइंट के लिए थोड़ी हो सकता है कोई 1 2 3 4 5 6 बिजनेस डिस्कस करने, और नंबर 3 पे आ रहा था ये वाली ट्रांजैक्शन जिसमें हमारा डायरेक्टर इंटरेस्टेड था। तो कहता है अब क्या होगा, जब बोर्ड की मीटिंग होगी, ये पहले एजेंडे में भी बैठेगा, उसके कोरम में भी काउंट होगा, सब कुछ करेगा, ये भी बैठेगा। जब ये पॉइंट आएगा ना, जब जिसमें ये ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड है, फिर अब यहाँ पे ये खड़ा होकर बताएगा बाकी डायरेक्टर्स को, सर रुकिएगा, ये जो ट्रांजैक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमने फलानी कंपनी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं या ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं। अब ये बंदा डिस्क्लोज करके वहां पे क्या करेगा, अपना मुंह बंद करके बैठ जाएगा, बोलेगा नहीं। बैठ सकता है, बोलेगा नहीं, ना तो उसके कोरम में काउंट होगा, क्योंकि हर एजेंडा आइटम जब भी मान लो डिस्कस हो रही हो, तो वो एजेंडे आइटम के लिए आपका कोरम पूरा होना चाहिए। अब एक बंदा बीच में अगर कोरम में नहीं काउंट हो रहा होगा, बाकी हम देखेंगे क्या डायरेक्टर्स की मीटिंग के लिए कोरम पूरा है, जितने मिनिमम लोग होने चाहिए थे, क्योंकि अब ये तो बंदा हो नहीं सकता, बैठा है चाहे, लेकिन कोरम में कौन नहीं होगा, ना ही वोट देगा वहां पे इस मामले के लिए। तो अगर तो कोरम पूरा है, हम बाकी डायरेक्टर इस मामले को डिस्कस करके फैसला कर लेंगे। लेकिन अगर कोरम ना पूरा हो, फिर तो मान लो कि इस बिजनेस को डिस्कस नहीं करना। लेकिन ये बात हमारे सिलेबस में नहीं लिखी, इसलिए परेशान ना होइएगा। कहता है कि ए डायरेक्टर शैल नॉट एज ए डायरेक्टर टेक एनी पार्ट इन द डिस्कशन, डिस्कशन में, मीटिंग की बात नहीं कर रहा, डिस्कशन में, टेक एनी पार्ट इन द डिस्कशन ऑफ आर वोट any contract or arrangement entered into or to be entered into by or on behalf of the company if he is in any way whether directly and indirectly concerned or interested in the contract arrangement। सिंपल बात भी कही जा सकती थी, लेकिन लॉ की वर्डिंग आपको पता ही है कि डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर शुड नॉट टेक पार्ट इन द डिस्कशन इन विच ही इज इंटरेस्टेड। उस डिस्कशन में वो हिस्सा नहीं लेगा जिस डिस्कशन में वो इंटरेस्टेड हो या जिस कॉन्ट्रैक्ट में वो इंटरेस्टेड हो, चाहे खुद हो चाहे इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड हो, यानी कि वो अपने वो जो फैमिली मेंबर्स थे। नॉर शैल हिज प्रेजेंस काउंट फॉर द पर्पस ऑफ द कोरम, पर्पस ऑफ फॉर्मिंग ए कोरम एट द टाइम ऑफ एनी सच डिस्कशन। ये जो डिस्कशन होने लगी है, इसके कोरम में काउंट नहीं होगा। एंड इफ ही डज वोट, हिज वोट शैल बी वॉइड। अगर ये वोट दे भी देता है इस ट्रांजैक्शन के लिए जिसमें इंटरेस्टेड है, इसका वोट वॉइड कंसीडर होगा, उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। आगे नेक्स्ट ये देखो, इसमें नॉट टू बी पार्टिसिपेट और वोट, यहां पे लिखा था तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी कि उस डिस्कशन में, और वोट नहीं देगा। नॉट टू बी प्रेजेंट, अब यहां पे प्रेजेंट नहीं होगा। ये कहता है कि डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड कंपनी हु हैज ए मटेरियल पर्सनल इंटरेस्ट इन ए मैटर दैट इज बीइंग कंसीडर्ड एट द बोर्ड मीटिंग शैल नॉट बी प्रेजेंट व्हाइल दैट मैटर इज बीइंग डिस्कस्ड। अगर ये नंबर 3 के ऊपर जो एजेंडा था मीटिंग के अंदर, इसमें कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, वो डिस्क्लोजर देंगे, वहां से उठ के चला जाएगा, वहां पे बैठेगा ही नहीं। ये नहीं कि बोलेगा नहीं, वोट नहीं कास्ट करेगा, नहीं, यहाँ पे तो अगर लिस्टेड कंपनी होगी वहां से गायब हो जाएगा मीटिंग से इस मामले के लिए। जब ये मामला डिस्कस हो जाएगा, नेक्स्ट मामला डिस्कस करने के लिए दोबारा आके बैठ जाएगा।
अप्रूवल फ्रॉम मेंबर इफ मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर आर इंटरेस्टेड। एक ऐसी ट्रांजैक्शन होने जा रही है जहां पे मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर उस ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड है। तो अगर सारे मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्टेड हैं तो मीटिंग होगी, तो अगर सारे मोस्टली मेजोरिटी इंटरेस्टेड हो और आपका कोरम ही पूरा ना हो तो फिर क्या करोगे? कहते कि अगर लेकिन वो कंपनी के फायदे का भी हो वो कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर क्या होगा? ए मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर आर इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट आर अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू आर टू बी एंटर्ड इनटू बाय ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, द मैटर शैल बी लेड बिफोर द जनरल मीटिंग। फिर हम जनरल मीटिंग अप्रूवल ले लेंगे, मेंबर्स को बता देंगे देखिए हम ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं कंपनी, लेकिन हम सारे लोग मोस्टली लोग इंटरेस्टेड हैं, तो आप अगर इजाजत दे रहे हैं तो मान लो कि हम इसमें बैठ के इसका फैसला कर लें, अगर आपकी इजाजत हो, नहीं तो जो आप फैसला कर लो, तो मेंबर्स की इजाजत लेनी पड़ेगी यहाँ पे। ये एक्सेप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। द अबव प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई। ये किस पे अप्लाई नहीं होगा? एक ऐसी कंपनी जो प्राइवेट हो, एक ऐसी कंपनी जो प्राइवेट हो, जो कि ना तो सब्सिडरी हो किसी पब्लिक कंपनी, यानी कि एक साफ सुथरी प्राइवेट कंपनी जो किसी पब्लिक कंपनी के सब्सिडरी ना हो। अगर एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी के सब्सिडरी हो फिर भी उसके ऊपर यही रूल्स अप्लाई होंगे डायरेक्टर्स के ऊपर। लेकिन प्राइवेट कंपनी का ऐसा मतलब प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर अगर किसी ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड भी हो तो लॉ उसके ऊपर खामोश है, फिर वो जो अपने आर्टिकल में उन्होंने लिखा होगा इस डायरेक्टर के लिए क्या तरीकाकार होगा, फिर उनके आर्टिकल वहां पे चलेंगे। अब ये समझने वाला है, इसको बार बार बच्चे पूछते हैं। When the director has acted as surety of the company and the resolution under consideration relate to the indemnification or insurance coverage of the surety director against any loss incurred by the director for becoming surety of the company, ये एक्सेप्शन है। अब ये क्या है, इसकी यहां से समझ इस तरह नहीं आएगी। मान लो मेरे बच्चे एक कंपनी है, इस कंपनी को लोन चाहिए, फौरन से इसको लोन चाहिए अपनी सर्वाइवल के लिए। ये लोन लेने के लिए मेरे बच्चे जाती है एक बैंक के पास और बैंक को जाके कहती है कि भाई हमें लोन दे दो। अब बैंक कहता है कि भाई लोन देने के लिए तो बैठा हूं, दे देता हूं लोन, लेकिन अगर आपने लोन लेना है, क्योंकि अगर हम आपकी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हैं, आपके हालात बड़े खराब हैं, तो हमें लग रहा है कि हमारा लोन वापस नहीं होगा या इंटरेस्ट वापस नहीं होगी, तो हम रिस्क ही है आपको लोन देना। तो कहते हैं कि सर हमें तो लोन चाहिए, आप बताओ तरीकाकार क्या होगा। आप वो कहता है कि ठीक है हम लोन तो आपको दे देंगे, लेकिन क्या करो किसी डायरेक्टर की पर्सनल गारंटी दिलवा दो कि कल कंपनी पैसा नहीं देगी तो ये डायरेक्टर दे। वो कहते हैं कि ठीक है। अब ये डायरेक्टर, इस कंपनी के डायरेक्टर आपस में बैठेंगे, इन लोगों ने बैठकर फैसला किया ये जो मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए इस कंपनी का मान लो कि इस लोन के लिए इस कंपनी का श्योरिटी बनेगा, मामला है तो मैं रेडी हूं। मिस्टर ए ने श्योरिटी दे दी कि भाई ठीक है मैं श्योरिटी देता हूं, कल ये कंपनी पैसा वापस नहीं करेगी तो मैं जिम्मेदार हूं, क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, बैंक रिस्क नहीं लेना चाह रहा, ये ना हमारा पैसा डूब जाए और कल बेच बचा के भी अगर कुछ बचा तो मान लो कि पता नहीं कुछ बचेगा कि नहीं, हमारा लोन वापस होगा भी कि नहीं। अगर किसी की पर्सनल गारंटी होगी तो हम उससे रिकवर कर लेंगे, हमें कंपनी से कोई लेना देना नहीं होगा। तो अगर कल मान लो कि जो 5 साल के लिए लोन था अगर कंपनी ने वापस ना किया तो कौन वापस करेगा? ये डायरेक्टर करेगा। मान लो इसी तरह हुआ, कंपनी ने पैसा वापस नहीं किया और इस डायरेक्टर को वापस करना पड़ा, साथ कोई फाइन भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, कोई केस भी हुआ हो, उसको भी इसको बेचारे को भुगतना पड़ा हो। अब क्या होगा? अब इसका जो नुकसान हुआ है, ये नुकसान किसकी वजह से हुआ है? ये नुकसान मेरे बच्चे किसकी वजह से हुआ है? ये कंपनी की वजह से हुआ है। बाकी ये नीयत तो साफ थी ना, कोई गलत वो तो नहीं हुआ था ये सारा कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो नुकसान हुआ है इस नुकसान का अजाला होना चाहिए, बिल्कुल। और जब हमारी वजह से किसी का नुकसान हो जाए और उस नुकसान की हमने भरपाई करनी हो, उसको पूरा करना हो, तो मेरे बच्चे इसको क्या कहते हैं? इंडेमनिफिकेशन। अब इस डायरेक्टर का जिसका नुकसान हुआ है इसकी आपने इंडेमनिफिकेशन करनी है और इसकी इंडेमनिफिकेशन के लिए आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई। ये तीनों डायरेक्टर बैठे हुए थे। बाकी ये जब मिस्टर ए भी वहां पे मीटिंग में अटेंड करने के लिए वहां पे पहुंचा तो बाकी डायरेक्टर ने कह दिया कि भाई आप किधर? वो कहेगा सर मैं इस मीटिंग को अटेंड करने आया हूं। कहेगा देखो इस मीटिंग में हमने डिस्कस करना है कि आपका कितना नुकसान हुआ है और कितना नुकसान हमने पूरा करना है, ये तो हमने ये डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इस मीटिंग में ये एजेंडे में तो आप इंटरेस्टेड हो, आप तो नहीं फिर यहाँ पे बैठ सकते। अगर बैठोगे भी तो चुप करके बोलना नहीं ना वोट में। अगर ये मान लो कि अदर देन लिस्टेड कंपनी है तो इस एजेंडे के लिए कहता है जहां पे हमने आपकी इंडेमनिफिकेशन की बात करनी है वहां पे खामोश रहना पे। अब लॉ कहता है कि भाई ये क्या मामला है? पहले तो इन डायरेक्टर ने इस बेचारे को फंसाया है, अब जब इसको नुकसान को पूरा करने की बात हो रही है, पता नहीं नुकसान पूरा करेंगे भी कि नहीं, जितना नुकसान इसका हुआ है पता नहीं पूरा करेंगे भी कि नहीं। तो ये तो बेचारे के साथ डबल जाती है। तो यहां पे लॉ इसको इजाजत देता है, अब ये बंदा उस मीटिंग में बैठ भी सकता है, उसका कोरम का हिस्सा भी होगा, उसमें वोट भी कास्ट करेगा
और अपने हक के लिए आवाज उठा सकता है कि सर आपने मुझे फंसाया है, आपकी वजह से मेरा नुकसान हुआ है, इतना नुकसान हुआ है, आप कह रहे हो इतना पूरा करना है, इतना नुकसान पूरा होना चाहिए। तो इस तरह ये बात कर सकता है, बीच में वोट कास्ट कर सकता है। तो यहाँ पे इस तरह के डायरेक्टर को जो श्योरिटी बना हो कंपनी की बिहाफ के ऊपर और उसकी इंडेमनिफिकेशन की बात हो रही हो, इस डायरेक्टर को उस मीटिंग में बैठने की भी इजाजत है जहां पे इसकी इंडेमनिफिकेशन, इसके नुकसान को पूरा करने की बात हो रही होगी, और उसमें वोट कास्ट करने का भी पूरा राइट है, चाहे कोई भी कंपनी हो। ये इसके एक्सेप्शंस हैं। लो बेटा, अब दूसरी साथ ही बात आ गई कि डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय ऑफिसर अदर देन डायरेक्टर, यानी कि डायरेक्टर के अलावा सर, अगर डायरेक्टर के अलावा अदर देन डायरेक्टर्स, डायरेक्टर की इंटरेस्ट का तो हमें पता चल गया, अगर कंपनी का कोई और ऑफिसर इंटरेस्टेड हो किसी कॉन्ट्रैक्ट या ट्रांजैक्शन में, उसको भी क्या डिस्क्लोजर देना पड़ेगा? अगर उसको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ये ऑफिसर तो डायरेक्टर्स की मीटिंग तक इसकी तो रसाई नहीं होगी, यानी कि ये थोड़ी उस ट्रांजैक्शन के लिए डायरेक्टर्स की मीटिंग में बैठा होगा जो इसको पता होगा कि यहाँ पे ये डिस्कस होना है, मुझे डिस्क्लोज करना है। तो कहने का ये मतलब, अगर कोई और ऑफिसर भी किसी कॉन्ट्रैक्ट या ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट या ट्रांजैक्शन उस वक्त तक वो कैरी ऑन नहीं करेगा जब तक ये डायरेक्टर्स की इजाजत ना ले रहे। डायरेक्टर्स को बताए कि सर ये फलाना मैं काम करने जा रहा हूँ, तो उस ट्रांजैक्शन या कॉन्ट्रैक्ट में या कंपनी ये फलाना काम कर रही है उसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो वो उनको डिस्क्लोज करेगा, फिर ये उनकी अप्रूवल के बाद वो ट्रांजैक्शन कर सकता है। होता है ना, एक परचेज ऑफिसर रखा हुआ है और उसने कोई माल ला के परचेज करता है वो डेली के बेस के ऊपर, तो वो जो परचेज करता है वो अपने किसी स्टोर से करता है, अपने बेटे के स्टोर से, सब हाउस के स्टोर से। तो यहाँ पे बाकी डायरेक्टर्स को डिस्क्लोज करके इजाजत लेके वो काम कर सकता है, अदरवाइज उसको भी इजाजत नहीं होगी। तो ये अदर ऑफिसर के मामले में जरा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन में ये रिक्वायरमेंट अच्छी तरह पढ़ लीजिए। ले बेटा, जब ये सारी बातें होगी तो अब बात आ गई चीफ एग्जेक्टिव की। चीफ एग्जेक्टिव, अब सर ये क्या मामला है, चीफ एग्जेक्टिव कौन है? मेरे बच्चे याद रखिएगा कि अगर आपको याद, हमने ये तो डिस्कस कर रखा है कि कुछ लोग मिलकर जब कंपनी बनाते हैं तो जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हमने इसकी मैनेजमेंट सपोर्ट कर दी। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये जो पहले डायरेक्टर थे, ये मेरे बच्चे किस तरह अपॉइंट हो रहे थे? सर ये तो हमने इनकॉर्पोरेशन के वक्त इन मेंबर्स ने बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ ही इनके नाम भी दे दिए थे, ठीक हो गया। लेकिन मेरे बच्चे अब मजीद एक बात दिमाग में रखिएगा, एक बंदा होता है जिसको कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव। ये चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होता है? ये डायरेक्टर्स के अंडर होता है। ये चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ डायरेक्टर्स के अंडर काम कर रहा होता है और कंपनी की सारी जो मैनेजमेंट है, कंपनी की सारी मैनेजमेंट इसके सुपुर्द डायरेक्टर ने की होती है। यानी कि कंपनी की जो ओवरऑल मैनेजमेंट को देख रहा होता है, ये चीफ एग्जीक्यूटिव देख रहा होता है। और ये किसके बिहाफ के ऊपर, किनके बिहाफ के ऊपर? डायरेक्टर्स के बिहाफ के ऊपर। यानी कि डायरेक्टर्स क्या करते हैं, अपने में से ही एक बंदे को जो काबिल हो उसको सीईओ बना देते हैं कंपनी का, और फिर ये डायरेक्टर्स की पावर को इस्तेमाल करते हुए, जो एक्ट की पावर है उसको इस्तेमाल करते हुए कंपनी को मैनेज करता है। जो डायरेक्टर्स को पावर दी होती है वही पावर इस सीईओ को दे दी जाती है डायरेक्टर्स की तरफ से। और ये बंदा एक्चुअली में एक बंदा जो सारी कंपनी के ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो डायरेक्टर थे ये एजेंट थे इन शेयर होल्डर के, क्योंकि इन शेयर होल्डर ने इनको अपॉइंट किया था। आगे इस चीफ एग्जीक्यूटिव को याद रखो, ये डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे होते हैं, ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है ये डायरेक्टर्स का एजेंट होता है। सर ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव है इसका मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा है, पक्की बात है, इंतहाई इंपॉर्टेंट बंदा है कंपनी के अंदर। तो सर इसकी अपॉइंटमेंट किस किस तरह हो रही होती है? और सबसे पहले ये भी बता दें कि सर कौन बंदा है जो चीफ एग्जीक्यूटिव हो सकता है। याद रखिएगा, ये चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में से होगा, या डायरेक्टर में से अगर कोई काबिल बंदा ना हो, ये बाहर से भी आप अपॉइंट कर सकते हो। और मुझे वो चीज वो याद करो, जब भी कोई चीफ एग्जीक्यूटिव होगा वो भी डायरेक्टर होता है। ये भी हम पढ़ेंगे कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव है चाहे डायरेक्टर में से हो तब भी डायरेक्टर ही है। अगर डायरेक्टर में से नहीं भी आपने किसी बंदे को चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया तो मेरे बच्चे वो बंदा भी क्या होता है, वो बंदा भी डायरेक्टर ही कंसिडर होता है। वो 4 एक्सेप्शन याद है ना, जहां पे कंपनी का मेंबर ही डायरेक्टर होना चाहिए था, लेकिन 4 बंदे ऐसे थे जो बाहर से भी आप अपॉइंट करते थे, तो चाहे वो डायरेक्टर वो मेंबर नहीं थे तब भी वो डायरेक्टर कंसीडर होते थे, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव भी था। तो याद रखो, चीफ एग्जीक्यूटिव चाहे डायरेक्टर में से हो, डायरेक्टर भी है चीफ एग्जीक्यूटिव भी है। अगर आपने बाहर से भी किसी बंदे को हायर कर लिया है, वो बंदा भी डीम डायरेक्टर कंसीडर होगा। एक बच्चा पूछ रहा है सर इसका मेंबर होना लाजमी नहीं? मेरे बच्चे लाजमी नहीं कि ये मेंबर हो।
ये तो एक्सेप्शन में शामिल था, ये तो उस एक्सेप्शन में शामिल था जहां पे हमने ये कहा था कि कंपनी का डायरेक्टर हमेशा कंपनी का मेंबर होगा, लेकिन 4 एक्सेप्शन थी जहां पे एक बंदा चाहे मेंबर ना भी हो तब भी वो डायरेक्टर हो सकता है, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव भी था। और चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में से अपॉइंट होता है, चाहे बाहर से अपॉइंट करे, ये चीफ एग्जीक्यूटिव भी होता है, और इसका जो ओहदा है, जो स्टेटस है, वो डायरेक्टर वाला भी होता है, ये डायरेक्टर भी कंसीडर होता है। तो अब मेरे बच्चे, ये सर ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, ये कौन बंदा हो सकता है? देखो मेरे बच्चे, हमने कह दिया चीफ एग्जीक्यूटिव हर हालत में डायरेक्टर होता है, चाहे ये डायरेक्टर में से अपॉइंट हुआ हो, चाहे आपने बाहर से लाके किसी बंदे को डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया हो, ये हर हालत में डायरेक्टर ही होता है। अगर ये हर हालत में डायरेक्टर है, तो सर जहां तक हमें याद है, हमने ये पढ़ा था कि डायरेक्टर्स की कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस होती हैं कि ये लोग डायरेक्टर नहीं बन सकते, जिसमें माइनर था, अनसाउंड माइंड था, जिसने अप्लाई कर रखा हो इंसॉल्वेंसी के लिए, जो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट था, जिसने एंटेना बना रखा हो, जिसने कोई इमोरल हरकत की हो, जिसने फिड्यूशियरी रिलेशनशिप की वायलेशन की हो, जिसने जो मेंबर ना हो, और मेंबर की एक्सेप्शन में ये शामिल था, अगर बाहर से भी हो, तो सर वो क्या इसके ऊपर भी अप्लाई होगी? बिल्कुल मेरे बच्चे, वो इसके ऊपर भी अप्लाई होगी। कहता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव, एक बच्चा कह रहा है कि सर मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव हो सकता है, खुदा का खौफ, क्या मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव? यहां पे क्या मतलब? वो तो डायरेक्टर्स के आगे कुछ टाइप हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अगर उस लिहाज से देखा जाए, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। नॉन मेंबर कह लो कि मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव नॉन मेंबर हो सकता है, तब तो मेरे बच्चे आपका क्वेश्चन सही है। लेकिन अगर ये कह रहे हो नॉन एग्जीक्यूटिव हो सकता है, ये मुनासिब नहीं। चीफ एग्जीक्यूटिव वो बंदा है जो हर रोज के मामलात को देखता है, कंपनी का ओवरऑल मैनेजमेंट जिसके सपोर्ट होती है। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टाइप का होता है, वो डायरेक्टर्स के आगे टाइप थी, वो डायरेक्टर की आगे टाइप थी। ले बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो डिस्क्वालिफिकेशन डायरेक्टर्स के लिए थी, वही डिस्क्वालिफिकेशन इस चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए भी होंगी। अब चीफ एग्जीक्यूटिव की अगर डेफिनेशन देखोगे, वो यही कह रहा है कि हर वो बंदा, मान लो जो डायरेक्टर्स का सबऑर्डिनेट हो, डायरेक्टर्स के कंट्रोल में, जो जिसके सपोर्ट हमने सारी की सारी कंपनी की मैनेजमेंट इंटरेस्ट की होगी, स्पुर्द की होगी, उस बंदे को हम चीफ एग्जीक्यूटिव कह रहे होंगे। और ये सारी पावर्स मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स को चलाने के लिए कंपनी के जो डायरेक्टर्स के पास होती हैं, वो इसको सारी मिल जाएंगी, और ये कंपनी को मान लो कि मैनेज कर रहा होगा, चला रहा होगा। और उसके बाद जो दूसरी हेडिंग देख रहे हो, रिस्ट्रिक्शन ऑन अपॉइंटमेंट इनएलिजिबिलिटी, वो सारी इनएलिजिबिलिटी वही है जो डायरेक्टर्स के लिए थी। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव, एक बच्चा कह रहा है कि सर एक से ज्यादा भी चीफ एग्जीक्यूटिव हो सकता है। नहीं मेरे बच्चे, एक ही चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, एक ही चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। लो बेटा, मोस्टली एक ही होता है, सुना भी एक ही है मेरे बच्चे, हमने तो एक ही पढ़ा है, एक ही सुना है, एक ही देखा है, ज्यादा का कभी ना सुना, ना कभी लॉ में पढ़ा, ना ही कहीं और पढ़ा। शायद ऊपर भी फिर चीफ एग्जीक्यूटिव लिखा ना आ रहा था, चीफ एग्जीक्यूटिव्स लिखा आ रहा था, जिस तरह डायरेक्टर्स लिखा आ रहा होता है, तो वहां पे चीफ एग्जीक्यूटिव्स लिखा आ रहा होता, लेकिन होता ही एक है। लेकिन बहरहाल, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव, जो कंपनी का पहला चीफ एग्जीक्यूटिव है, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव, इसकी अपॉइंटमेंट कैसे हो रही होगी? इसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी? मेरे बच्चे याद रखिएगा, वैसे तो एक चीज पक्की दिमाग में रखनी है, ये चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का बंदा है, हमेशा डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, लेकिन मास वाइज फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव के जो पहला चीफ एग्जीक्यूटिव है। जब हमने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया था ना, जब कुछ लोगों ने मिलकर कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया था, इस इनकॉर्पोरेशन में ही इन लोगों ने डायरेक्टर्स के नाम दे दिए थे, डायरेक्टर्स के नाम दे दिए थे। बेटा इन्हीं नामों के साथ इन्होंने एक बंदे का नाम दे देना है सीईओ के तौर पर, ये हमारा सीईओ होगा, उसका नाम भी दे देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? जिस तरह अच्छा याद रखिएगा, ये जहां जहां पे डायरेक्ट चीफ एग्जीक्यूटिव का जिक्र आ रहा होगा ना अपॉइंटमेंट का, जैसे जैसे उनकी अपॉइंटमेंट हो रही थी डायरेक्टर्स की, उसी तरह मामला यहां पर भी चल रहा होगा ऑलमोस्ट। फर्स्ट डायरेक्टर्स जो थे, वो इनकॉर्पोरेशन के वक्त ही उनका नाम दे दिया जाता था, उनका इलेक्शन तो नहीं होता था, इसलिए तो हम उनको नॉन इलेक्टेड कहते थे, इनकॉर्पोरेशन के वक्त ही नाम दे दिया था। ये जो फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव है, ये भी हमने कंपनी बनाते वक्त इनकॉर्पोरेशन के वक्त ही उनका नाम दे दिया है कि ये बंदा चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, ये भी इलेक्टेड नहीं होता, यानी कि ये नहीं कि कोई इलेक्ट हुआ है या जो भी मामला, खैर उसको गोली मारो। तो फर्स्ट जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, इनकॉर्पोरेशन के वक्त ही बाकी कागजों के साथ, जहां पे डायरेक्टर्स के नाम हम दे रहे होंगे पहले डायरेक्टर्स के, वहीं पे उस बंदे का नाम भी सब्सक्राइबर ही दे देंगे, क्योंकि पहला जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, मान लो वो सब्सक्राइबर की तरफ से आता है। तो मैं ये कहूंगा मेरे बच्चे, जो फर्स्ट डायरेक्टर थे उनकी मुद्दत कहां तक थी? सर उनकी मुद्दत फर्स्ट एजीएम तक थी, उनकी मुद्दत फर्स्ट एजीएम तक थी। तो मेरे बच्चे याद रखिएगा, ये जो फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव, इसकी मुद्दत कहां तक है? इसकी मुद्दत भी फर्स्ट एजीएम तक है।
फर्स्ट एजीएम। फर्स्ट एजीएम पर क्या होता था सर, नए डायरेक्टर्स का इलेक्शन होता था, और जब इलेक्शन होता था तो नए डायरेक्टर अपॉइंट होते थे। जी सर बिल्कुल। अब जब फर्स्ट एजीएम आएगी, नए डायरेक्टर्स आ जाएंगे, इन डायरेक्टर्स ने अब नया चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करना है। पहला डायरेक्टर सिर्फ सब्सक्राइबर अपॉइंट कर रहे होते हैं, नाम दे रहे होते हैं उसका इनकॉर्पोरेशन के वक्त नहीं। उसके बाद याद रखिएगा चीफ एग्जीक्यूटिव कौन अपॉइंट कर रहा होगा, कंपनी के डायरेक्टर्स। ये डायरेक्टर्स का एजेंट है और डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहे होंगे। तो ये डायरेक्टर है। खैर, एक बच्चा कह रहा है कि सर जो चीफ एग्जीक्यूटिव है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो सकता है। देखो मेरे बच्चे, हमने ये डिस्कस किया था, अगर थोड़ा सा हमारी जो पिछला अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, हमने ये डिस्कस किया था कि मेरे बच्चे जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, इसका मतलब आपको डेफिनेशन उसकी अभी तक क्लियर नहीं हुई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की। वो बंदा जो सिर्फ डायरेक्टर्स की मीटिंग को अटेंड करने आता है, जो कंपनी की मैनेजमेंट अफेयर्स में इन्वॉल्व ही नहीं होता। और यहाँ पे तो इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ये वो बंदा है जो कंपनी के ओवरऑल मैनेजमेंट अफेयर्स को संभालता है। तो फिर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का क्या मतलब? फिर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसको कैसे बनाओगे? अगर एक बंदा सिर्फ मीटिंग अटेंड करने आता है, वो सीओ भी हो, तो मेरे बच्चे कैसे है? ये नहीं, ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को आप चीफ एग्जीक्यूटिव बना रहे हो। वो तो कभी कभार आएगा, फिर मैनेजमेंट अफेयर्स तो वो सारे नहीं संभाल रहा होगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। करना चाहो तो कर लो। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी होगी, प्राइवेट कंपनी के ऊपर इस तरह की वैसे ही पाबंदी